एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर मैं आपको समझाने वाली हूं द एंटायर चैप्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन 20 मिनट्स। इस चैप्टर से आप 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक 5 मार्कर आने की संभावना इस चैप्टर से ज्यादा है या फिर 3 मार्कर और 1 मार्कर आता है, पर ये आता ही आता है। सो मेक श्योर इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से करो। यूजुअली बच्चों को इस चैप्टर में काफी कंफ्यूजन होता है, तो अगर आप इस चैप्टर को एग्जाम से पहले देख रहे हो और पहली बार देख रहे हो सोच के कि किसी तरह चैप्टर हो जाए, बच्चों चैप्टर को पॉज कर करके देखना और अपने बेसिक नोट्स बना लेना। जो बच्चे इस चैप्टर को रिवीजन की तरीके से देख रहे हैं, मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो एट अ लिटिल हायर स्पीड सो दैट आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। ठीक है, तो 1.25 1.5x पे भी आप इसको देख सकते हो। मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती रहूंगी, PYQs भी बताती रहूंगी, जो यूजुअली इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। बोर्ड एग्जाम तक आते आते इतनी अच्छी मैं आपको तैयारी करवा दूंगी कि SST आपको बहुत आसान लगने लगेगी। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे है इन द फॉर्म ऑफ L1 एंड L2 सेशंस, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हो अगर आपको थोड़ा डिटेल में चैप्टर चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होता है जब आप किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हो। जैसे आपने कॉटन लिया, कॉटन टी शर्ट बनाया, टमाटर लिया, टमाटर का केचप बनाया, या फैक्ट्री या इंडस्ट्री में करते हो। आपका ये जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा हायर होती है दैन द रॉ मटीरियल। जैसे कॉटन आप 100 रुपए की खरीदते हो, लेकिन यही कॉटन टी शर्ट आप 1000 रुपए की खरीदते हो, तो उसकी वैल्यू हाई होती है क्योंकि उसकी यूटिलिटी, उसका यूज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इलैबोरेट, इस पे क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन आता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल, वो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, इसको तो ठीक से करके जाना ही जाना। इसमें आप पहला पॉइंट लिखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल इनपुट जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मॉडर्नाइज होता है एग्रीकल्चर, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स और ये प्रोवाइड करता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप लिख सकते हो कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर है, तो ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विल मीन लेस डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। लोग एग्रीकल्चर से मूव करेंगे टू द सेकेंडरी सेक्टर। दैट इज द राइट वे ऑफ डेवलपमेंट, कि लोग जो है अगले सेक्टर में मूव करें। इससे जो अनडिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी कम होगा। दूसरा चीज आप ये लिख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इन बैकवर्ड एरियाज, पिछड़ा हुआ एरियाज, और रीजनल डिस्पैरिटी है जो हमारे देश में वो उससे कम होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बोला कि मैन्युफैक्चरिंग से जो आप प्रोडक्ट बनाते हो उसकी वैल्यू हाई होती है, तो किसी भी देश में जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है तो दैट मीन्स दैट आवर इकोनॉमी विल बी मोर प्रॉस्पेरस। चौथा है फॉरेन एक्सचेंज। क्यों? ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी तो हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ेगा एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कमिंग इनटू आवर कंट्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, हाउ डज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। कैसे वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आपको यहाँ 2 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, एग्रीकल्चर जो है डिपेंड्स अपॉन पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, जो उनको इंडस्ट्री से मिलता है। और इंडस्ट्री स्पेशली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे फॉर इट्स रॉ मटीरियल। जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, they depend upon agriculture for their raw material. All right? अब यूजुअली MCQs पे आता है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझना। हाउ आर इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड। पहला, इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्या रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है। वी कैन डिवाइड इट इनटू एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। अगर एग्रीकल्चर से निकाला गया है रॉ मटेरियल तो उसको एग्रो बेस्ड बोलते हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉफी इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड जो मिनरल से निकाला जाता है रॉ मटेरियल, जैसे आयरन, स्टील, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह।
नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल क्या है इंडस्ट्री का। अगर इंडस्ट्री जो बना रही है वो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, इट्स अ कंज्यूमर इंडस्ट्री। जैसे शुगर इंडस्ट्री, वो शुगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, these are कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो होती है जिसका फिनिश प्रोडक्ट बाकी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक की इंडस्ट्री है, जो क्योंकि वो आयरन एंड स्टील यूज होता है कढ़ाई बनाने के लिए भी और एरोप्लेन बनाने के लिए भी, राइट। सो दैट इज योर बेसिक इंडस्ट्री। फिर हम आते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा डाला है इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। एक बिस्किट कंपनी स्मॉल स्केल भी हो सकती है अगर 1 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट है। अगर मैंने अपने घर पे बिस्किट बनाने शुरू कर दिए और बेचने शुरू कर दिए, इट्स अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बट ब्रिटानिया है ना, दिस इज अ बिग लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्योंकि काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप वी हैव पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो सरकार चलाती है, जैसे रेलवे, सेल। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो प्राइवेट एंटिटीज चलाती है, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, टिस्को हो गया। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जब सरकार और गवर्नमेंट साथ में, सरकार और प्राइवेट सेक्टर साथ में आते हैं, साथ में पैसा खर्च करते हैं और ओनरशिप करते हैं किसी इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड, या फिर जो आपका मेट्रो बना था दिल्ली में, एयरपोर्ट मेट्रो, इनिशियली इट वाज अ जॉइंट सेक्टर, जॉइंट पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड रिलायंस, राइट। फिर आता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, जहां पर जो आपके प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है वो यूजुअली कोऑपरेटिव होती है, या मिल्क इंडस्ट्री में अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव। जो प्रोड्यूसर्स है वो डायरेक्टली अपना सामान उगाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, मिडिल मैन का यूज नहीं करते। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री जैसे पेपर इंडस्ट्री, सेफ्टी पिन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री वगैरह, राइट। नाउ फिर हम आते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है एवरीथिंग रिलेटेड टू कपड़ा, उसको हम टेक्सटाइल बोलते हैं। तो कॉटन हो गया, वुल हो गया, ऑल ऑफ दिस इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यूनिक फीचर्स क्या हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट गिव्स इट इट्स यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है हमारे देश में, इसको याद रखना, एमसीक्यू की तरह आ सकता है। वो काफी भयंकर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करती है टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। काफी एक्सपोर्ट होता है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल, जिसकी वजह से काफी फॉरेन एक्सचेंज देश में आता है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की भी काफी ज्यादा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। मतलब बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से जो कॉटन ग्रो होता है, फ्रॉम टू वीवर्स टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, हर स्टेप इंडिया के अंदर लोकेटेड है। हमें कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कंप्लीट है इन द वैल्यू चेन, राइट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो मैं आगे बताऊंगी। बट आई होप आपको इतना समझ आ गया बेसिक फीचर्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी से पहले आपको पता है वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, स्पेशली जो हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। आफ्टर 18वीं सेंचुरी जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कब्जा कर लिए थे, हमारे ऊपर रूल करने लगे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, तो वी कुड नॉट कम्पीट विद द मशीन मेड कॉटन क्लॉथ, क्योंकि वो चीप था और गुड क्वालिटी का भी हुआ करता था, राइट। बट इंडिया में भी धीरे धीरे कॉटन मिल सेटअप होने लगे। ये डेट इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन मुंबई इन 1854। बल्कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया और ब्रिटिशर्स को कॉटन की जरूरत पड़ी अपने सोल्जर्स की ड्रेस वगैरह बनाने के लिए, तब हमारे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का काफी प्रोडक्शन बूम हुआ, ठीक है। हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉटन टेक्सटाइल कहाँ लोकेटेड है और क्यों है और उसके सामने क्या चैलेंजेस है, ये दोनों चीज हर इंडस्ट्री के लिए आपको याद रखना है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप देखते हो महाराष्ट्र एंड गुजरात में उसका लोकलाइजेशन है। उसका रीजन है पहला, रॉ मटेरियल, ब्लैक सॉइल वहां पर है तो कॉटन अच्छी क्वालिटी की ग्रो होती है, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही पोर्ट स्टेट्स है, पोर्ट सिटीज है वहां पर, तो इट इज इजिली यू कैन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट आप अपना रॉ मटेरियल कुछ भी कर सकते हो, लेबर आपको इजिली अवेलेबल है,
मॉइस्ट क्लाइमेट है वहाँ पर, ह्यूमिड क्लाइमेट है जो बहुत ज़रूरी होता है व्हेन जब आप यार्न प्रोड्यूस करते हो, क्योंकि वैसे फूल जाता है तो इट इज़ गुड फॉर द क्वालिटी ऑफ यार्न, राइट। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, राइट। क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर concentration of cotton textile industry in Maharashtra and Gujarat। अब चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश के सामने कि हमारा स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग प्रोडक्शन है बट वीक वीविंग सेक्टर है। इसको ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ जो कॉटन से यार्न बनता है, जो थ्रेड बनता है, वो तो बहुत अच्छे क्वालिटी का बनता है और वो हमें पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकलाइज्ड है। बट जो हमारा वीविंग सेक्टर है, जो इस थ्रेड से कपड़ा बनता है हमारे यहाँ, वो हमारे देश में डिसेंट्रलाइज्ड है। देश में अलग अलग जगहों पर वीविंग होती है, अलग अलग वीविंग होती है, कहीं पटोला वीविंग होती है ना, अलग अलग वीविंग होती है। तो हमारे जो थ्रेड है ये तो एक्सपोर्ट हम लोग कर देते हैं क्योंकि बाकी देश काफी इसका अच्छा पैसा देते हैं, तो हमारे देश से ये अच्छा थ्रेड एक्सपोर्ट हो जाता है। और जो हमारा वीविंग सेक्टर है, जो क्लॉथ बनाता है, वो बुरे क्वालिटी थ्रेड को अपने आसपास नेबरिंग एरिया से खरीद के बुरा क्वालिटी क्लॉथ बनाता है। अब जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, जो कपड़े बनाते हैं, वो बुरे क्वालिटी क्लॉथ से कपड़े नहीं बनाना चाहते, तो उनको क्लॉथ जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। They have to import the cloth of good quality cloth to manufacture garments। ठीक है, तो हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग वीविंग सेक्टर्स, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग प्रोडक्शन है, काफ़ी अच्छा स्पिन करके यार्न हम बनाते हैं, पर वो एक्सपोर्ट हो जाता है। और हमारे यहाँ जो वीविंग सेक्टर है वो वीक है क्योंकि कपड़ा जो बनता है वो बैड क्वालिटी यार्न से बनता है, तो बैड क्वालिटी क्लॉथ बनता है। ठीक है, सो दैट इज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। अगला है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री याद रखना, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, रॉ जूट, बट वी आर द सेकेंड, वी कम एट द सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। तो हम बनाते तो सबसे ज्यादा है बट एक्सपोर्टर में हम सेकेंड है। क्यों? क्योंकि हम कंज्यूम भी काफी जूट करते हैं, राइट। इसका लोकलाइजेशन आपको दिखेगा रिवर हुगली के पास वेस्ट बंगाल में। क्यों हुगली? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, वेस्ट बंगाल वाले एरिया में काफी जूट को प्रोड्यूस किया जाता है, वहीं पर फैक्ट्रियां लगी है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो वहां पानी भी अवेलेबल है। गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, चीप लेबर। कैलकाटा एक अर्बन सेंटर है जो काफी ज्यादा बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस सेक्टर। अगेन लोकलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला है शुगर इंडस्ट्री। इंडिया इज द सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इसमें इट्स ऑब्वियस हम काफी चीनी खाते हैं, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी, जो एक तरीके का शुगर ही होता है ना। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर एंड फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड़ एंड खांडसरी। हमारे यहाँ अगेन आपको लोकलाइजेशन याद रखना होगा कि हमारे यहाँ ज्यादातर यूपी और बिहार में शुगर मिल्स आपको दिखेंगे, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, जो क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, कि क्यों टेंडेंसी है शुगर इंडस्ट्री का नॉर्थ से सदर्न स्टेट्स में मूव करने का। व्हाई हैव दे स्टार्टेड मूविंग टू द सदर्न स्टेट्स? तो इसके तीन रीजंस है। पहला, जो साउथ में शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसका शुगर कंटेंट या सुक्रोज कंटेंट काफी ज्यादा है, जो इसको प्रॉफिटेबल बनाता है। दूसरा, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में थोड़ा कूलर क्लाइमेट है, सो इट एंश्योर्स अ लॉन्ग क्रशिंग सीजन। अगर आपने कभी गन्ना खाया है, आपको पता है कि एक बार वो कट के घर आ जाए तो जल्दी खाना पड़ता है, नहीं तो सूख जाता है ना। तो वैसे ही नॉर्थ में जब यूपी और बिहार में शुगर केन जो है उगाते हो तो जल्दी से उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है, नहीं तो सूख जाएगा। बट साउथ में क्योंकि कूलर क्लाइमेट है तो बहुत लंबे, जैसे फ्रिज में रख दिया तो थोड़ा लंबा हो जाता है ना टाइम सूखने का, तो लंबे टाइम बाद सूखता है, तो आप कभी भी हार्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तीसरा, साउथ में कोऑपरेटिव्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इसका क्या मतलब? शुगर केन को ग्रो करने के लिए 11 महीने चाहिए होते हैं, है ना। इट इज अ सीजनल क्रॉप, मतलब कि इस टाइम पे क्योंकि 11 महीने चलते चाहिए होते हैं, तो जो फार्मर्स है उनको बोने के टाइम और हार्वेस्ट के टाइम ही काम होता है, बाकी टाइम वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से जूझते हैं, है ना। उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा शुगर केन से अनलेस वो शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर मार्केट में बेचे। तो कोऑपरेटिव्स इसमें बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं, जैसे शुगर केन फार्मर्स खुद अपना शुगर केन को प्रोसेस करे, चीनी बनाए और बेचे। तो कोऑपरेटिव्स जहां होंगे वहां पर शुगर केन इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, और साउथ में कोऑपरेटिव्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, इसीलिए भी इंडस्ट्री जो है साउथ मूव कर रही है। क्लियर?
अगला है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि जो मिनरल्स यूज करता है उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक एज वेल एज हैवी इंडस्ट्री। आपको ये लिखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप बस हैवी और बेसिक इंडस्ट्री का डेफिनेशन दे दो। या फिर क्वेश्चन आएगा जो बहुत बार रिपीटेड है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों छोटा नागपुर प्लेटो में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेटो में कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि वहां लो कॉस्ट आयरन ओर मिलता है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिलता है, पास में चीप लेबर एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। ठीक है, मतलब कि काफी ज्यादा और भी इंडस्ट्रीज है, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, जहां पर आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं रॉ मटेरियल की तरह, राइट। प्रॉपर्टीज है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो बाकी इंडस्ट्रीज जो उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, किचन यूटेंसिल्स वाली इंडस्ट्री हो, वो भी फ्लरिश करेंगी, right? Iron ore, cooking oil and limestone are required in the ratio 4:2:1। थोड़ा याद रखना है इसको। and it's a heavy industry क्योंकि obviously इसमें heavy raw material जाता है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री आफ्टर आयरन एंड स्टील, है ना। एल्यूमिनियम आपको पता है कि काफी अच्छा है क्योंकि वो मेलिएबल होता है, रेजिस्टेंट टू हीट होता है। इसका मतलब आजकल हमारे किचन में स्टील और आयरन से ज्यादा एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स देखने को मिलते हैं। बॉक्साइट से आपको एल्यूमिना मिलता है, फिर एल्यूमिनियम मिलता है। इसमें आपको दो चीजें याद करने की जरूरत है। एक इंडस्ट्री एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री वहां पर ही लग सकती है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट हो क्योंकि स्मेल्टिंग प्रोसेस में काफी बिजली लगती है, और दूसरा जो रॉ मटेरियल के पास होने की जरूरत है इंडस्ट्री को क्योंकि बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल काफी ज्यादा बल्की होता है। ठीक है, सो दैट दीज आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। लॉजिक है, बस समझना है। तीसरा है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकती है। इनऑर्गेनिक होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करती है, नाइट्रिक एसिड यूज करती है फर्टिलाइजर्स में, प्लास्टिक्स में। ऑर्गेनिक होता है जो पेट्रोकेमिकल यूज करती है, जो पेट्रोलियम निकलता है काला ग्राउंड के अंदर से, उसको प्रोसेस करके जो आपका केमिकल निकलता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। अब जो ऑर्गेनिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो यूजुअली पेट्रोलियम जहां पर होते हैं, पेट्रोलियम वेल्स उसी के पास लगते हैं, सो दैट इट इज easy to extract। केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर। इसका एमसीक्यू आता है तो याद रखना कि अगर हु इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, वो खुद है। क्योंकि अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री केमिकल ए बना रहा है, केमिकल इंडस्ट्री बी बना रहा है, तो ये वाली इंडस्ट्री इन दोनों केमिकल्स को मिला के सी बनाता है ना, तो खुद का ही सबसे बड़ा कंज्यूमर है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक जो मेजर रॉ मटेरियल है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता है, पोटाश। उसका इंडिया में वी डोंट हैव रिजर्व्स। पोटाश हमें पूरी तरीके से इंपोर्ट करना होता है, लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इंडिया में काफी पॉपुलर हुआ आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। वी कैन फाइंड इट इन गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला। नेक्स्ट इज द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत बल्की होता है तो यूजुअली रॉ मटेरियल के पास ही आपको इंडस्ट्री दिखती है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि सीमेंट को भेजना भी पड़ता है ना, तो कोल एंड electric power is required for it. Industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the markets in the Gulf countries. तो गुजरात में काफी सीमेंट इंडस्ट्रीज और वो सीधा गल्फ कंट्रीज को जाता है। फिर हम आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। ऑटोमोबाइल में रिक्शा भी आता है, कार भी आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टिम्युलेट हुआ था आफ्टर लिबरलाइजेशन। 1990 से पहले हमारे देश में सिर्फ मारुति चलती थी, उसके बाद आज हमारे सड़कों पे देखो ऑडी भी दिखेगी, BMW भी दिखेगी। ऑल दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। ऑफ कोर्स जहां पर मेजर सिटीज है जैसे दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे, आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दिखेगा। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, आपको इसमें कभी कभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द मल्टी प्रोंग्ड एस्पेक्ट ऑफ IT सेक्टर। तो अगेन आपको इसमें बस मेन फीचर्स लिखने हैं कि जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिस्टर्स, रेडार्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप एक्सेट्रा। यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन इस सेक्टर में दिया गया है। बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक्स कैपिटल भी बोला जाता है।
ठीक है। नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इससे भी डायरेक्टली 5 मार्कर फेवरेट है सीबीएसई का। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा हैजार्डस है हमारी हेल्थ के लिए। जो आपके मेजर्स है वो आपको याद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। वैसे ही जो पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर है जो फैक्ट्री निकालते हैं, जो पॉल्यूटेंट मैटर है, उसका आप कम कर सकते हो बाय यूजिंग फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स, फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। ये सब फिल्टरिंग टेक्निक्स है जो आपने इंडस्ट्रीज में देखा होगा कि बड़ा बड़ा ऐसा कपड़ा लगाते रहे चिमनी के चारों तरफ और वो पार्टिकुलेट मैटर को अट्रैक्ट करती है जिससे कि बाहर ना जाए। तो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट वेज, फिल्ट्रेशन वेज। वाटर पॉल्यूशन भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि ना हो। थर्मल की जिससे कि वेस्ट को ट्रीट करके जो है रिवर में रिलीज किया जाए। आप ऐसे जनरल पॉइंट्स भी याद कर सकते हो कि वेस्ट को ट्रीट करके पानी में रिलीज किया जाए, पार्टिकुलेट मैटर्स को ट्रीट करके एयर में रिलीज किया जाए, राइट। सॉइल, यहाँ पर थर्मल पॉल्यूशन को वाटर, क्योंकि हॉट वाटर को आप वाटर बॉडी में डालते हो जो इम्पैक्ट करता है हमारे वाटर एक्वेटिक लाइफ को। तो वाटर को पहले कूल डाउन करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए और वापस से रिसाइकिल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन द वाटर बॉडीज। नॉइज पॉल्यूशन में मशीनरी और को जनरेटर्स को जो फैक्ट्री में यूज होता है उसको साइलेंसर्स के साथ लगाना चाहिए। हम लोग भी अपने घरों में साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं टू इंश्योर लेस नॉइज पॉल्यूशन। There are different phases that can be used for reducing industrial pollution. Primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment. Primary treatment होता है by mechanical means, मतलब मशीन का यूज करना, screening, grinding, floccumentation and sedimentation. Secondary treatment मतलब human beings या plants जब करते हैं, plants लगा दिए जाते हैं, वो absorb कर लेते हैं pollutants को, biological process. Tertiary treatment मतलब दोनों, biological, mechanical, human, all of the processes being used for वेस्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो अब हम आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, दैट इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी जो है सरकार की इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री, बट इट इज नोन फॉर इट्स वेरी गुड वे ऑफ मेंटेनिंग रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। उसने काफ़ी सारे मेथड्स अडॉप्ट किए थे। क्या मेथड्स से क्या स्टेप्स लिए थे? पहला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, है ना, जो मशीनरी यूज हुई है उसका एफिशिएंट यूज करना बाय इंश्योरिंग कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और मशीन को बार बार रिन्यू कर रहे हैं, बार बार अपडेट कर रहे हैं। दूसरा, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। जो ऐश निकल के आता है इंडस्ट्री में उसको आप वापस से यूटिलाइज कर सकते हो और वेस्ट को कम कर सकते हो। तीसरा, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो तो ज्यादा पेड़ ग्रो करोगे तो थोड़ा बैलेंस आ जाएगा। फोर्थ इज रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसको चाहो तो कट याद ना करो तो चलेगा क्योंकि आपके 5 पॉइंट्स आप जनरल लिख सकते हो। इसके अलावा कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम कर सकते हैं बाय इंश्योरिंग रिसाइकलिंग ऑफ वाटर एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बिफोर रिलीज। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। वो बार बार इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं ऑफ ऑल देयर पावर स्टेशंस टू इंश्योर कि कोई भी पावर स्टेशन ज्यादा पॉल्यूशन नहीं कर रहा। सो दैट इज योर एंटायर चैप्टर। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, 5 मिनट, है ना, बट आई होप दैट इट इज़ क्लियर। एनटीपीसी पे यूजुअली केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। एक बार आया था 5 मार्कर, बट अगेन यू जस्ट कुछ कीवर्ड्स याद कर लो, इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। अगर आप मुझसे पूछो कि इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है वो बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा, आई वुड से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, आई थिंक ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तीनों करके जरूर जाना। ऑलराइट, सो आई एम गोना शो यू सम क्वेश्चंस। इसके आंसर मुझे चैट बॉक्स में देना। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। प्लीज पॉज द वीडियो, क्वेश्चंस देखो एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एज यूजुअल आपको पीडीएफ टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। एंड दैट्स इट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा और कौन से चैप्टर का 20 मिनट वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।